नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके कारण, घटनाएं, परिणाम एवं प्रभाव। कोई भी घटना या कोई भी युद्ध सिर्फ किसी एक कारण से शुरू नहीं होता है, वो कई सारे कारणों से शुरू होता है और कई सारे परिणाम देकर हमें जाता है। इसलिए इस द्वितीय विश्व युद्ध को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने उन कारणों को जन्म दिया जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बने, और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने उन कारणों को जन्म दिया जो शीत युद्ध के कारण बने। इसलिए ये एक कड़ी के रूप में आपको समझना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में कि कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन के बाद राष्ट्र संघ की असफलता देखने को मिली और इसी परिवर्तन के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े संगठन बने और गुटनिरपेक्ष जैसे आंदोलन हुए। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी में एक ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन लेकर आया था जिसने अलग अलग परिवर्तनों को खड़ा कर दिया। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध अगर ना होता तो इंग्लैंड जैसी महाशक्तियाँ, फ्रांस और स्पेन जैसी महाशक्तियाँ कमज़ोर न होती और साथ ही जर्मन व इटली के तानाशाही सत्ताओं का पतन न होता। इससे तानाशाही को भी छुटकारा मिला और इससे उपनिवेशों को भी अपने उपनिवेशकों से छुटकारा मिला। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटिशर्स कमज़ोर हुए तो उन्हें भारत के क्रांतिकारियों के सामने घुटने टेकने पड़े और इस शर्त को मानना पड़ा कि भारतीय तभी उनका साथ देंगे जब वे भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के रास्ते खोलेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के न केवल नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले, बल्कि कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिले। तो आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध को। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सामान्य रूप से ये समझाने की कोशिश की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है और इसके बारे में कारण, परिणाम, ऐसी चीज़ों को एक स्टूडेंट के हिसाब से या फिर एक एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से समझाया था। लेकिन आज हम द्वितीय विश्व युद्ध को एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से समझेंगे कि मान लीजिए मुझे समझना है कि विश्व इतिहास क्या है और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या महत्व रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से घबराकर संसार के राजनीतिज्ञ यह सोचने लगे थे कि यदि विश्व में स्थायी शांति स्थापना का प्रयत्न नहीं किया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध विश्व समाज का अंत हो जाएगा। लेकिन इसके 21 वर्ष बाद ही एक ऐसे युद्ध की शुरुआत होने वाली थी जो द्वितीय विश्व युद्ध था और जिसके परिणाम बहुत भयानक देखने को हमें मिलने वाले थे। 1919 ईस्वी में विश्व के आशावादी राजनीतिज्ञों का यह कहना था कि नए विश्व के निर्माण में पुरानी त्रुटियों को नहीं दोहराया जाएगा और न्याय निर्णय में पार्श्विक शक्ति का कोई न्याय नहीं होगा। यह गलत सिद्ध हुआ। म्यूनिख सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया के अंगभंग की व्यवस्था करके जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन लंदन पहुंचा तो उसने कहा था, मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ। उस समय विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ब्रिटेन और फ्रांस को अपमान तथा युद्ध में से एक को पसंद करना था। उन्होंने अपमान को पसंद किया। शीघ्र ही उनको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। चर्चिल की भविष्यवाणी 1 वर्ष के अंदर ही सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध में विनाश के अपूर्व तांडव को जानते हुए भी पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णायकों ने जो अपमानजनक समझौते अनेक देशों पर लादे, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध आरंभ हो गया था, जिसने 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। अब यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि वे कौन से कारण रहे होंगे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो उन कारणों के समझने के लिए आइए चलते हैं वीडियो के आगे में।
किसी भी व्यक्ति के पतन में उसका अहम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रावण के पतन का तात्कालिक कारण था माता सीता का हरण, लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं था कि रावण का इसलिए संहार हुआ। रावण का इसलिए संहार हुआ कि उसके अंदर ये अहम आ चुका था कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। यही कारण है कि शिव तांडव को रचने वाला रावण, भगवान शिव का संसार में सबसे बड़ा भक्त रावण, स्वयं उन्हें डराने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने के लिए पहुंच गया था। और जैसे ही भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर की एक उंगली मात्र रखी तो उसके हाथ वहीं दब गए। आप मैथोलॉजी में या फिर धार्मिक में उतना विश्वास करें या ना करें, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यह एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रावण हो या फिर कंस हो, जितने भी हमारे पौराणिक राक्षस रहे हैं, उनके पतन का एक तात्कालिक कारण उनकी मृत्यु का जिम्मेदार बना। वो तात्कालिक कारण या फिर वो व्यक्ति जिससे टकराना उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। रावण ने अपने भाई कुबेर से उसकी सोने की लंका और उसका जो विमान था वो छीन लिया था, पुष्पक विमान। लेकिन तात्कालिक कारण उसका ये हुआ कि उसने एक स्त्री का अपमान किया और उनका हरण किया, जिसके चलते रावण का संहार हुआ। इसी तरह कंस ने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण यह था कि उसने भगवान श्री कृष्ण से उलझा और उसका वध हुआ। कहने का ये मतलब है कि जब किसी व्यक्ति में ये अहम आ जाता है कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है और मुझसे ज़्यादा परफेक्ट कोई भी नहीं है, तो उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो देश हो। इस समय पर ये विश्व परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि ज़्यादातर जो हिटलर थे या फिर मुसोलिनी थे, इस तरह के जो नेता थे, वे इसी प्रकार के अहम को अपनी जनता में भर रहे थे कि मैं जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बना दूंगा। आप कभी यूट्यूब में हिटलर की स्पीच सुनिए, ऐसा लगता है कि अभी इसको हार्ट अटैक आके ना मर जाए। इतनी जोश से और इतनी ताकत के साथ हिटलर बोलता था कि रोंगटे खड़े हो जाते थे सुनने वाले के। और कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर में कला होती है और इनके अंदर भी बोलने की बहुत ज़्यादा अच्छी शैली थी, लेकिन इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। एक पादरी ने हिटलर को बचपन में मरने से बचाया था और वो तस्वीर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और कहते हैं कि अगर उस समय पादरी ने न बचाया होता तो 60 लाख से ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार हिटलर जिंदा ही ना होता। लेकिन वही होता है जो नियति को मंजूर होता है। तो यहाँ पर आक्रामक राष्ट्रवाद ने भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड, रूस, जर्मनी और इटली, फ्रांस की पारस्परिक घृणा और यहाँ के जो नेता थे उनके भड़काई भाषणों ने अति राष्ट्रवाद को और आक्रामक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। साम्राज्यवाद की बात करें तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था कि इनके उपनिवेशों में ये अधिकार को लेकर लड़ रहे थे। जैसे एक रोटी के लिए 4-5 कुत्ते लड़ते हैं, उसी तरह ये अपने उपनिवेशों के लिए आपस में लड़ रहे थे और फिर परिणाम निकला धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन अभी भी इनकी लालसाएं खत्म नहीं हुई थी और ये अभी भी अपने उपनिवेशों के लिए लड़ रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर युद्ध होना स्वाभाविक था। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली ने जो कि मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, मित्र राष्ट्र मतलब कि ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगी देश, ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों का साथ इन्होंने दिया था, लेकिन इसको मिला क्या? तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी के विभाजन में इसे कोई भी हिस्सा नहीं मिला, जिसके चलते इसे लगा कि हमारा घोर अपमान हुआ है। और शरीर में चोट लग जाए तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मन में चोट लग जाए तो कैसे ठीक होगी? तो इनके मन में चोट लग गई थी और न केवल इनके मन में चोट लगी बल्कि वर्साई की संधि से जर्मनी के मन में भी चोट लगी थी। जर्मनी के बहुत सारे हिस्सों को इन्होंने ले लिया और साथ ही ये बताने की कोशिश की गई कि प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार केवल और केवल जर्मनी था और जर्मनी पर बहुत सारी अपमानजनक संधियां और उनकी शर्तों को थोप दिया गया, जिसके चलते जर्मनी
को बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा था। यहाँ पर हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जर्मनी के साथ की गई संधि को भंग करने का सबसे पहले बीड़ा उठाया था। ये नवीन दृष्टिकोण और अभियान युद्ध का कारण बने। हिटलर ने अपने देशवासियों को यह प्रेरणा दी कि उसके द्वारा अपनाई गई योजना जर्मनी के उत्थान के लिए है। उसने विश्वास दिलाया उसके समान देश में ऐसे अधिकार से संपन्न या विश्वास पात्र अन्य कोई व्यक्ति न होगा। यह सब चूकने का नहीं है, यह समय चूकने का नहीं है। मेरे समय में यह युद्ध छिड़ जाना चाहिए। यानी कि हिटलर खुद भी चाहता था कि युद्ध हो, और साथ ही इस समय पर जो फासिस्ट सिज्म चल रहा था, जो फांसीवाद चल रहा था, फांसीवाद मतलब कि एक प्रकार से अधिनायक तंत्र, अतिवाद हम जिसे कह सकते हैं। तो अतिवादी व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर कुछ भी हो तो वो केवल और केवल युद्ध से ही हो सकता है। यहाँ पर हिटलर का बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन आता है कि हिटलर कहता है, आप चाहें तो इस कोटेशन को किसी पेज में लिख लें और इसे अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखिएगा। अनंत युद्ध में मानव जाति फली फूली है और अनंत शांति में उसका नाश हो जाएगा। यानी कि युद्ध मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और युद्ध के ज़रिए ही मानव जाति लगातार फलती फूलती है। इस तरह के विचार थे हिटलर के, यानी कि युद्ध ज़रूरी है, ये हिटलर कहा करता था। मुसोलिनी हिटलर आदि अधिनायक सैद्धांतिक रूप से युद्ध और साम्राज्यवाद के समर्थक थे। वे कहा करते थे कि जो राष्ट्र अपने क्षेत्रफल को बढ़ाता नहीं है वह जीवित नहीं रह सकता, इसलिए साम्राज्यवाद स्वाभाविक और आवश्यक है। युद्ध मानव सभ्यता के विकास के लिए हितकर है, और ये युद्धों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। इंग्लैंड और फ्रांस की आत्मघाती नीति तथा राष्ट्र संघ की असफलता। यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारें भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कम जिम्मेदार नहीं थी। उन्होंने ईमानदारी के साथ राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया। चूँकि राष्ट्र संघ की स्थापना में इन दोनों की ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये चाहते तो जब जापान ने मंचूरिया को, इटली ने जब इथोपिया को, और जापान की आक्रामक नीति का जब ये विरोध करते, और जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया था, तब अगर ये उन्हें रोकते तो हो सकता था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि सभी बस तक रहे थे कि कैसे ना कैसे युद्ध शुरू हो जाए। कहते हैं ना कि अगर आपके सामने, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उनका सांस लेना भी आपको बहुत ज़्यादा खटकता है, और बस आप सोचते हैं कि बस ये कुछ बोल बस दे, मैं बस बैठे ही हूँ हाथ में तलवार लेकर इसकी गर्दन काटने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इसी तरह इन यूरोपीय देशों की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कुछ इस तरह से थी कि सभी बस तक रहे थे अपने हथियारों को सजाकर कि कोई कारण आए हमारे पास में और हम युद्ध की शुरुआत कर दें। यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, साम्यवादी रूस से घृणा करते थे और हर तरह से उसका नाश करने पर तुले हुए थे। उन्होंने इस बात पर प्रयत्न किया कि इटली और जर्मनी शक्तिशाली होकर रूस पर आक्रमण कर दे। यही कारण है कि उन्होंने इन देशों को बड़ा बनने में योगदान दिया, लेकिन उनका पासा आगे पलट गया। और फिर यहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी तथा जापान के साम्राज्यवादियों को इन पूंजीवादी देशों ने हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया। रूस की सरकार ने अनेक बार प्रस्ताव रखा कि वह स्वयं तथा यूरोप के लोकतांत्रिक देश मिलकर जर्मनी और इटली का मुकाबला करे और उनकी आक्रामक कार्यवाहियों को रोके, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों ने उसके इस प्रकार के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अंत में उन्हें भी इस मूर्खतापूर्ण नीति का फल भुगतना पड़ा। तो कह सकते हैं कि इनके पैर पर पड़ी कुल्हाड़ी न केवल इन्हें चोट पहुंचा रही थी, बल्कि पूरा यूरोप इसे भुगतने वाला था। हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू न होकर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के साथ ही शुरू हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस जो कि पूंजीवादी राष्ट्र थे, वे रूस और उसके पिछलग्गू साम्यवादी विचारधारा रखने वाले राष्ट्रों से नफरत करते थे। इस तरह से और कहते हैं कि एक म्यान में सिर्फ एक तलवार रहती है, दो तलवार नहीं रह सकती। इसलिए इन्हें लगता था कि विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा रह सकती है, दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। सच कहूँ तो मुझे टोटल 16 पेजेस में आपके लिए लेकर आया हूँ और यहाँ पर अभी सिर्फ
3 पेजेस हुए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा या फिर आप प्रीमियर देख रहे हैं, तो सच में ये वीडियो काफ़ी लंबा है। तो पूरे पेशेंस के साथ में आपको देखना है, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखकर रहना है, क्योंकि जब तक आप इसे देखेंगे नहीं तब तक आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड समझ में नहीं आएगा। और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी या फिर करंट अफेयर्स समझने में और वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति समझने में, पूंजीवाद और साम्यवाद समझने में, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने में कड़ी के रूप में भूमिका निभाती हैं या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, चाहे वो युद्ध हो या फिर कोई संधि हो। इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से देखिए। चलिए थोड़ा सा हम इधर मैप के ज़रिए देखते हैं। ये बहुत सारे वीडियोस देखकर मैंने ये सीखा था कि हाउ टू रीड बेस्ट बुक रीडर, यानी कि अच्छा बुक पढ़ने वाला कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप वीडियो रोक कर ये पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उस समय पे विश्व की स्थिति कैसी थी। तो यहाँ पर जो रूस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पर ये यूक्रेन आपको दिखता होगा, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, ये रोमानिया हो, तुर्की, ये इधर उज़्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे देश 14 से ज़्यादा देश, 14 देश लगभग रूस में उस समय पर सम्मिलित थे। तो रूस उस समय काफ़ी बड़ा देश हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर जब साम्यवाद का विस्तार हुआ तो यूरोप के इन 27 से ज़्यादा देशों को ये डर लगने लगा। उस समय पर इनकी संख्या और कम थी, लेकिन वर्तमान में 27 देश हैं यूरोप में। तो इन देशों को ये डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं साम्यवाद का प्रसार अगर यूरोप में होना शुरू हो गया तो इनके लिए यह खतरे की बात होगी। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कैसे न कैसे करके साम्यवाद को हराया जाए। इसलिए जब जर्मनी ने और जापान ने रूस के खिलाफ मोर्चा बनाया तो फ्रांस और इंग्लैंड शांत बैठे थे, और उनकी शांति ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि वे ही राष्ट्र संघ की कर्ता धर्ता थे और राष्ट्र संघ यहाँ पर मच्छी मार रहा था। राष्ट्र संघ 1920 में बना था, ठीक है। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन्हें कहते हैं जो स्कैंडियन कंट्री कहते हैं इन्हें। और इन पर भी हमला कर देता है जर्मनी, और इन पर भी आक्रमण कर देता है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ये जर्मनी दिख रहा होगा, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, जिसका विनाश फिर 1989 में इस दीवार को गिराया जाता है, जिसे बर्लिन की दीवार कहते हैं, और फिर जर्मनी का एकीकरण फिर से होता है। और साथ ही यहाँ पर भारत की स्थिति देख लीजिए। उस समय पर पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत का हिस्सा था, और भारत उस समय पर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो इस तरह से कुछ देशों के नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो कुछ देशों के नाम आपको नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पर इटली, जहाँ पर फांसीवाद जो मुसोलिनी था वो था, जर्मनी में हिटलर था, फ्रांस, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल, और ये इधर जर्मनी के आसपास ये पोलैंड है, यहाँ पर भी आक्रमण करता है। पोलैंड के नीचे एक देश है जिसका नाम हम आगे देखेंगे, लग्जमबर्ग। और कुछ ऐसे देश जो कि न्यूट्रल थे और अपने आप को युद्ध से तटस्थ रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी वे युद्ध की आंच में आ गए और उन्हें भी जर्मनी के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो चलिए मैप से वापस चलते हैं हम अपने पेजों की ओर। आखिरी जो कारण होता है तात्कालिक कारण होता है। किसी भी घटना में या फिर किसी भी झगड़े की शुरुआत में, युद्ध की शुरुआत में बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब दिमाग पूरी तरह से पक चुका होता है तो एक हल्की सी पिन चुभोने पर वो दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। तो हल्की सी पिन जो होती है उसे तात्कालिक कारण कहते हैं। तो यहाँ पर तात्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया पर जब जर्मनी आक्रमण कर देता है तो तात्कालिक कारण होता है, पोलैंड पर आक्रमण करता है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, हिटलर की आक्रामक नीति से इंग्लैंड और फ्रांस चिंतित हो उठे थे। उन्होंने पोलैंड को सहायता का वचन भी दिया था, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से इस विषय में कुछ नहीं किया। उधर हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार होने से रूस के लिए भी भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। इसलिए रूस की सरकार ने प्रस्ताव रखा कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मिलकर बाल्टिक से काले सागर तक के सब देशों की सुरक्षा की गारंटी दें, किंतु ब्रिटेन, पोलैंड तथा रोमानिया के
अतिरिक्त अन्य किसी राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था। आश्चर्य की बात यह थी कि पोलैंड भी रूस से किसी प्रकार की सहायता लेने के पक्ष में नहीं था। अतः रूस ने निराश होकर अपनी सुरक्षा के लिए जर्मनी से एक प्रतिरक्षा संधि कर ली, जिसके अनुसार दोनों ने वचन दिया कि वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यह संधि अगस्त 1939 में हुई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट बने। पहला गुट था दूरी राष्ट्र, या फिर जिन्हें सेंट्रल पावर्स कह सकते हैं, केंद्रीय शक्ति भी जिन्हें कह सकते हैं। दूरी राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनमें आता है इटली, जापान और जर्मनी, और जो मित्र राष्ट्र थे उनमें आता है इंग्लैंड, फ्रांस और उसके सहयोगी देश, जिसमें आगे जाकर रूस शामिल होता है, जिसमें आगे जाकर अमेरिका शामिल होता है। बहुत सारे देश इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी मित्र राष्ट्रों की ओर से था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों का जो मुखिया था इंग्लैंड, भारत उनका उपनिवेश था। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर से आपको पूरे ध्यान से सुनना है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो तो आपको अलग से पॉइंट में नोट करने हैं। आपको वीडियो को ध्यान से सुनते हुए पॉइंट्स को नोट करते जाना है। इससे आपकी पूरी बॉडी काम करेगी, पूरा दिमाग काम करेगा, और चीज़ें आप बहुत जल्दी से ध्यान में रख पाएंगे। और जब एग्ज़ाम हो तो उससे एक दिन पहले या फिर कुछ समय पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज़ कीजिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करने के बाद यह भी चपल कर लेना आवश्यक है कि इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध और इसमें क्या अंतर था, दोनों को समझते हैं। पहला आता है व्यापकता। द्वितीय विश्व युद्ध की विशेषताएं का मतलब है कि इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जो अन्य किसी युद्ध में नहीं हुआ या फिर प्रथम विश्व युद्ध में नहीं हुआ। तो इस युद्ध में क्या था? इस युद्ध में थी व्यापकता। यह प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो केवल यूरोप और बहुत ज़्यादा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की आँच या फिर इसकी आंधी में अफ्रीका, अमेरिका और एशिया तक इसकी चपेट में आ गए थे। जबकि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं था, अफ्रीकन कंट्रीज़ नहीं थी, एशियन कंट्रीज़ भी नहीं थी। भारत की तरफ से सेनाएं गई थी, लेकिन उतना बड़ा समर्थन भारतीय क्रांतिकारियों ने नहीं दिया था, सोल्जर्स ने नहीं दिया था, जितना बड़ा योगदान द्वितीय विश्व युद्ध में था। एटम बम का सर्वप्रथम प्रयोग 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने जब एटम बम गिराया तो दुनिया इसमें आश्चर्यचकित हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी शक्ति, ऐसी विनाशकारी शक्ति दुनिया के किसी और देश के पास नहीं थी। और इस घटना के बाद विश्व के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आया, और जहां पर सर्वोच्चता के लिए इंग्लैंड और रूस की लड़ाई चल रही थी, अब इन दोनों को साइडलाइन करके जो सामने आया वो था अमेरिका। टैंकों और हवाई जहाज़ों की प्रधानता, तो स्वाभाविक सी बात है, 1939 तक विश्व बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था। बहुत सारी औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांतियाँ हो चुकी थी। गोला बारूदों का बहुत अच्छे से निर्माण हो चुका था, डायनामाइट का निर्माण हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर जो विशेषता थी कि यह गति का युद्ध कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारे आधुनिक हथियार हमें देखने को मिलते हैं, विनाशकारी तथा बहुत ज़्यादा भयंकर। तो जब इसकी व्यापकता अधिक थी, इसमें हथियारों की बहुत ज़्यादा आधुनिकता थी, तो क्यों न ये कहा जाए कि इसने बाल्टिक सागर में से काले सागर तक का भाग यूरोप की कष्ट पेटी सा बना दिया था। पिता के अपराध के लिए बच्चों को मारा जाना साधारण घटना हो गई थी। नरसंहार ने इस युद्ध में चरम स्थान प्राप्त कर लिया था। वैज्ञानिक तथा अन्य उपलब्धियों का इतना नाश हुआ जिसकी पूर्ति में बहुत समय लग गया। एडोल्फ हिटलर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो खुद जर्मन थे और एक यहूदी थे, तो उन्हें खुद भागकर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी थी, और
इस युद्ध में सिर्फ हिटलर की वजह से 60 लाख लोग मारे गए थे और अलग अलग कारणों से और भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। हिटलर ने जो गैस चैम्बर में लोगों का नरसंहार किया था, वो अपने दिमाग में इमेजिन करके ही बहुत रोना आता है या फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि कैसे हज़ारों लोगों को एक सुरंग में, छोटी सी सुरंग में पैक कर दिया गया। और आज जब हम जैसे देखते हैं कि कोविड के समय में डॉक्टर जिस तरह से ड्रेस पहनते थे, उसी तरह से सैनिक इनकी ड्रेस पहनते थे और गैस के अंदर चैम्बर के अंदर जहरीली गैस छोड़ देते थे, जिसके चलते सोचिए उनकी कितनी भयावह मौत होती होगी। खुद तो मर ही रहे हैं, सामने वो बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मरते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था और द्वितीय विश्व युद्ध ने हमें यही दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य घटनाएं देखते हैं। मेन इवेंट्स ऑफ द वॉर। पोलैंड का अंत। युद्ध प्रारंभ होने के 3 सप्ताह के भीतर पोलैंड की स्वाधीनता का अंत हो गया। जर्मनी की स्थल, जल तथा वायु सेनाएं पोलैंड को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। यद्यपि पोलैंड के पास भी 10 लाख सेना थी, किंतु उसके लिए जर्मनी का मुकाबला कर सकना असंभव था। लगभग 2 सप्ताह में जर्मन की सेनाएं पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गई थी। यहाँ पर वार्साए अलग है और वार्सा अलग है, ठीक है। पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच गई थी। इसी बीच रूस ने पोलैंड पर पूर्व की ओर से आक्रमण कर दिया। यद्यपि जर्मनी और रूस की संधि हो चुकी थी, किंतु दोनों ही एक दूसरे पर संदेह करते थे और विश्वास दोनों को कम था। रूस को लगा कि भाई जर्मनी पोलैंड को पूरा हथिया लेगा, इसलिए उसने पहले ही आक्रमण कर दिया और अपना आधा हिस्सा ले लिया। तो इस तरह से इन्होंने आक्रमण कर दिया और आधा आधा दोनों ने फिर बांट लिया। फिनलैंड पर रूस का आक्रमण। जर्मन की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर रूस ने अपनी सुरक्षा की चिंता हुई। उसे डर था कि हिटलर बाल्टिक सागर की ओर से उसके देश पर आक्रमण कर सकता है। कहाँ पर से? बाल्टिक सागर की ओर से आक्रमण कर सकता है। तो उसने पहले ही क्या किया कि उसने इधर जो देश था फिनलैंड पर उसने पहले ही आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया, जिससे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने अपने लिए एक बफर स्टेट की तरह एक राज्य को कायम कर लिया। बाल्टिक जो राष्ट्र थे, बाल्टिक नेशंस जिन्हें कहते हैं, बाल्टिक नेशन में क्या होता है कि एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, इन तीनों देशों को बाल्टिक नेशन कहा जाता है और ये बहुत गरीब देश माने जाते हैं यूरोप के। तो इन पर उन्होंने अपने संरक्षण में रूस ने ले लिया। और जो बाल्टिक नेशन का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था फिनलैंड, वो जर्मनी का मित्र था और रूस को भय था कि फिनलैंड में होकर हिटलर रूस पर आक्रमण करेगा, इसलिए उसने पहले ही फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। 2-3 महीने की भयंकर की लड़ाई के बाद फिनलैंड को हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने रूस से संधि कर ली और अपने कुछ सैन्य अड्डे रूस को सुपुर्द कर दिए। तो इस तरह से रूस भी अपनी सेफ्टी के लिए लगा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि जर्मनी से वो संधि तो कर चुका है, लेकिन जर्मनी की नीयत ठीक समझ में आती नहीं है। नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा। अगर आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा तेज़ी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पोलैंड को जीतने के बाद हिटलर युद्ध को बंद करना चाहता था, क्योंकि अब वो सोचता था कि उसने जो वर्साई की संधि में, जो पेरिस की संधि हुई थी, वर्साई की संधि, पेरिस के महल वर्साई में, उसका उसने बदला ले लिया है जितना उनका अपमान हुआ था। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस अब युद्ध जारी रखना चाहते थे। ये तो वही बात थी कि कल उसने मुझे एक तमाचा मारा था, मैंने आज उसे तमाचा मार दिया। अब मैंने बोला कि भाई अब मुझे नहीं लड़ना तेरे से, मैंने कल का बदला ले लिया। अब उसने उधर से निकाल लिया बैट, बल्ले और 4 लड़कों को और बुला लिया और फिर मिलकर मेरी बहुत कुटाई की। तो यही अब होने वाला था जर्मनी के साथ में। जर्मनी ने बहुत सारे देशों को, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और इन सभी को हराने के बाद में उसे लगा कि अब हम बहुत कुछ कर चुके हैं और बदला ले चुके हैं, अब हमें युद्ध छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब फ्रांस और इंग्लैंड बोले कि अब कैसे युद्ध को बंद किया जा सकता है, तुमने जब हमारी इतनी इंसल्ट कर दी है तो अब तो तुम्हें
भुगतना ही पड़ेगा। इंग्लैंड ने लगभग 2.25 लाख सैनिक फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं पर पहुंचा दिए। फ्रांस और इंग्लैंड ने युद्ध संचालन के लिए संयुक्त व्यवस्था कर ली और फ्रांसीसी सेनानायक गैमला को संयुक्त सेनाओं के संचालन का भार सुपुर्द कर दिया। यहाँ पर गैमला का नाम आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आंसर में या फिर आपको अपने ज़हन में, दिमाग में कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भरने होंगे जो उस घटनाओं को जोड़ते हैं। अप्रैल 1940 ईस्वी तक युद्ध में अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। 1940 में हम पहुंच चुके हैं। 4 साल और बचे हुए हैं अभी द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने में, तो 4 साल अभी रुकना होगा आपको, ठीक है। सन 1940 में बसंत में युद्ध पुनः तेजी से भड़क उठा। हिटलर ने सबसे पहले डेनमार्क और नॉर्वे पर अधिकार करने का संकल्प लिया। डेनमार्क से उसे भारी मात्रा में मक्खन, अंडे, पनीर आदि मिल सकते थे, जो ये स्वनेशियन कंट्री या फिर जो भी इन्हें कहते हैं, मैं फिर भूल गया, डेनमार्क, नॉर्वे और जो स्वीडन है, अच्छा इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, स्कैंडियन, मैं भूल जाता हूँ। तो इन 3-4 देशों में आज भी जो काउ प्रोडक्ट हैं, गाय के दूध से बनने वाले सामान हैं, उनके मामलों में ये आज भी दुनिया के टॉप देश हैं। यही कारण है कि उस समय अगर हिटलर इन पर हमला कर देता तो उसे अपने देश की खाद्य संकट से उभारने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती और मांस, अंडे, पनीर आदि बहुत बड़ी मात्रा में मिल सकते थे। और साथ ही वो एक ऐसी लोकेशन पर आ सकता था जहाँ पर से वो इधर साइड में यूके, इधर पश्चिम की तरफ में यूके और पूर्व की तरफ में रूस उसका होता, जिसके चलते वो इन पर हमला करना चाहते थे। लेकिन ये बहुत छोटे छोटे देश थे और धीरे धीरे इन्होंने बिना लड़े यहाँ पर आत्मसमर्पण ये कर देते हैं। उसके बाद में हॉलैंड और बेल्जियम, जो कि अपने आप को न्यूट्रल कंट्री बता रहे थे, यानी कि न्यूट्रल कंट्री बता रहे थे और कह रहे थे कि हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में किसी से कोई लेना देना नहीं है। जर्मनी में हिटलर ने बोला कि क्यों लेना देना नहीं है भाई, हम तुम्हें अब भी दे देते हैं, फिर तुम्हें जब लेना हो तब लेते रहना। तो इन्होंने क्या किया कि 10 मई 1940 को दोनों देशों पर आक्रमण कर दिया और एक ही दिन में दोनों देशों ने 10 मई को जहाँ पर हॉलैंड ने, वहीं 17 मई 1940 को बेल्जियम ने बिना लड़े या फिर हार के इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ पर बेल्जियम में उस समय पर 3 लाख ब्रिटिश सेनाएं थी। उस देश के आत्मसमर्पण कर देने से वे भारी संकट में फंस गई। जर्मन सेनाओं ने उन्हें तीनों ओर से घेर लिया था। अब उनके लिए केवल समुद्र मार्ग से ही भाग निकलना संभव था। हॉलैंड के बंदरगाह पर ब्रिटिश सरकार ने अपने जहाज और नावें पहुंचा दी। उनकी सहायता से अपनी संपूर्ण सेना को सुरक्षित वापस लौटा लिया। इंग्लैंड का यह काम बड़ा ही चमत्कारी पूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर अगर ये गलती से भी पकड़े जाते तो हिटलर एक को भी नहीं छोड़ने वाला था। 3 लाख लोगों की यहाँ पर बलि चढ़ जाती, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन ने दिमाग से काम लिया और इन्हें बचा लिया। हॉलैंड और बेल्जियम की विजय के उपरांत 3 जून 1940 को हिटलर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर फ्रांस पर धावा बोला। फ्रांस ने पहले से ही अपनी सीमाओं पर शक्तिशाली किलेबंदी कर रखी थी। यह किलेबंदी मेज़ेने लाइन कहलाती थी। फ्रांसीसियों को विश्वास था कि जर्मन इस पंक्ति को किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे, किंतु जर्मन सेनापतियों ने करीब 2000 टैंक इस मोर्चे पर झोंक दिए और उसके वायुयानों ने धुआंधार बमबारी की। इसी बीच इटली ने भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसी स्थिति में फ्रांस के लिए युद्ध चलाना असंभव हो गया। 22 जून को उसने युद्ध में हथियार डाल दिए और जर्मनी तथा फ्रांस दोनों के बीच में संधि हो गई। सॉरी। फ्रांस के 2 भाग कर दिए गए, एक भाग जर्मनी को मिला और एक भाग स्वतंत्र रहा। राजधानी पेरिस जर्मन अधिकृत फ्रांस में सम्मिलित थी। दूसरे भाग में मार्शल पैता के नेतृत्व में फ्रांसीसी सरकार काम करती रही और इनकी राजधानी विसी थी। फ्रांस ने अपनी सेना तथा युद्ध सामग्री जर्मनी के सुपुर्द कर दी थी, किंतु फ्रांसीसी मार्शल पैता, यानी कि यहाँ पर जो इनके प्रमुख लीडर बचे थे वो पैता थे, वे इस नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने दगाल सब फ्रांसीसी मार्शल पैता की नीति से सहमत नहीं थे, यानी कि ये अपने लीडर को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने
दगाल नाम के एक अलग सेनापति को नेतृत्व में अपनी स्वतंत्र सरकार बना ली और इंग्लैंड में जाकर देश की आज़ादी के लिए कार्य करने लगे। अब जो जर्मनी है वो सोचता है कि अब मैं ब्रिटेन को भी हरा दूंगा, और वो ब्रिटेन पर बहुत सारी गोलाबारी करता है और उसके बहुत सारे नगरों को तहस नहस कर देता है। हालांकि ब्रिटेन को हराने में वे पूरी तरह से वो क्या कहते हैं, पूरी तरह से कामयाब तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में ब्रिटेन को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। बाल्कन देशों पर जर्मनी का अधिकार, तो यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज़ पर ये करते हैं आक्रमण, और बाल्कन प्रायद्वीप पर यह कब्जा करने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बाल्कन कंट्रीज़ में ये हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, इनके साथ में संधि करके ये इन्हें अपनी ओर मिला लेते हैं, जो कि ये बाल्कन कंट्रीज़ कहलाती हैं। यूगोस्लोवाकिया बिना लड़े ही इनके सामने सरेंडर कर देता है। यूगोस्लोवाकिया जीतने के बाद में जर्मन सेनाएं ग्रीस पर आक्रमण करती है। ग्रीस पर भी 1941 में इनका वो हो जाता है, और फिर इसके बाद में ग्रीस के राजा भागकर क्रीट के द्वीप में शरण लेते हैं, किंतु हिटलर अपनी छाताधारी सेना के द्वारा क्रीट पर भी कब्जा कर लेती है और समस्त भूमध्य सागर पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है। और जो उत्तरी अफ्रीका होता है वहाँ पर जो बाल्कन प्रायद्वीप के अपने अधिकार करने में लगा हुआ था, ब्रिटेन में अफ्रीका में स्थित इटली के उपनिवेशों को हस्तगत करने में अपनी शक्ति लगा देता है। तो ये युद्ध न केवल एक दूसरे के खिलाफ था, बल्कि एक दूसरे के उपनिवेशों को छीनने का भी युद्ध था। तो यहाँ पर इटली और जर्मनी तो यूरोप में अपने कोई बाल्कन कंट्रीज़ में है, तो कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। मैं वो शब्द बार बार भूल जाता हूँ, मेरी जुबान में सही से आता नहीं है, और सब अलग अलग युद्ध में लगे हुए थे। तो यहाँ पर दिमागदार ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना मैं इटली के जो अफ्रीका के देश हैं, जो उसके उपनिवेश हैं, उन पर अधिकार कर लूँ। जब हिटलर ने इटली की यह हार देखी तो वह अपने सेनापति रोमल को अफ्रीका में ब्रिटेन से लड़ने के लिए भेजता है। रोमल ने ब्रिटेन की सेनाओं को बुरी तरह परास्त किया और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और मिस्र की सीमाओं पर घुस गया। इसके बाद में रूस पर जर्मनी का आक्रमण, तो यहाँ पर रूस पर जर्मनी का आक्रमण होता है। जून 41 तक यह स्थिति थी। अब केवल ब्रिटेन रह गया था जिसे हिटलर परास्त नहीं कर सका था। इस बीच हिटलर ने ब्रिटेन से समझौता करने की भी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अब वो सोच रहा था कि हालांकि उसे रूस पर आक्रमण नहीं करना था, लेकिन उसने 1941 में भारी शक्ति लगाकर रूस पर आक्रमण कर दिया। 1939 में उसने रूस के साथ जो संधि की थी उसने उसकी कोई परवाह नहीं की थी, क्योंकि 1939 में इन दोनों ने संधि कर रखी थी कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यही कारण है कि रूस हमेशा से डरा हुआ था कि कहीं जर्मनी उस पर आक्रमण ना कर दे, और उसका डर यहाँ पर सच साबित हुआ। यहाँ पर बहुत रूसियों की मार, यानी कि यहाँ पर दिसंबर के महीने में ये भाई साहब युद्ध करने के लिए पहुँच गए थे। आगे जाकर जब धीरे धीरे युद्ध चलने लगा तो अक्टूबर के अंत तक सेनाएं मॉस्को के निकट पहुँच गई, लेकिन जो रूस की सेना थी या फिर लोग थे वो हार मानने को तैयार नहीं थे, और यह युद्ध दिसंबर तक पहुँच गया। जून का युद्ध दिसंबर में पहुँच गया, और रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है या फिर रूस की जो ठंड है, यहाँ पर जर्मन सेनाएं टिक नहीं सकी और उन्हें भागना पड़ा और पीछे हटना पड़ा, जिसके चलते जर्मन सेना जो कि जीत सकती थी, लेकिन यहाँ पर रूसी जनता और रूसी सेना के आत्मविश्वास के सामने वे हार गई और उन्हें भयंकर ठंड में अपनी सेनाओं को चपेट में ले लिया। भयंकर ठंड में बहुत सारी जर्मन सेनाएं मारी गई, जिसके चलते ये कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उसकी आधी से ज़्यादा सेनाएं, उसकी सामग्री, उसका धन रूस के खिलाफ आक्रमण करने में लग गया, और यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। जापान और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। जापान और चीन का युद्ध में 1937 से चला आ रहा था। जापान और चीन का युद्ध 1937 से चला आ रहा था, किंतु जापान चीन को पूरी तरह से जीतने में कामयाब नहीं हुआ था। उधर जापान और अमेरिका के संबंध भी दिन ब दिन दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जिस समय जर्मन सेनाएं मॉस्को और लेनिनग्राड के मोर्चों पर लड़ रही थी, उस समय जापान ने सोचा कि यह अमेरिका से लड़ाई छेड़ने का अच्छा मौका है,
और अमेरिका जैसे बड़े देश पर अगर वो कब्जा कर लेता है तो उसका उपनिवेश बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। अतः 7 दिसंबर 1941 के दिन बिना चेतावनी दिए जापान बबुआ अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह पर आक्रमण कर देता है और उसके अनेक जहाज को डुबो देता है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी पर्ल हार्बर की घटना, और ये 2 नंबर में भी पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, इसलिए मैंने इसे खास तौर पर हाईलाइट किया है और इसे आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो कब हुई थी, डेट याद रखना, और ये क्या है, पर्ल हार्बर एक द्वीप है, एक जहाज़ है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने आक्रमण तो किया लेकिन ये हार गए। उसके बाद में इन्होंने फिलीपीन द्वीप पर आक्रमण किया, ये फिलीपींस है, इस पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। जापानी सेनाओं ने 5 महीने में मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इंडो चाइना और बर्मा यानी कि म्यांमार पर अधिकार कर लिया तथा भारत की पूर्वी सेनाओं पर सीमाओं पर जय धमकी। इस प्रकार अमेरिका और जापान इस युद्ध में सम्मिलित होते हैं। और इसी समय पर जो आज़ाद हिंद फौज आईएनए के नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वो जापानी सेना की सहायता से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जीत लेते हैं और बहुत तेज़ी से भारत की विजय की ओर बढ़ते हैं ताकि भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया जा सके। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जापानी सेना आत्मसमर्पण आगे कर देती है और इंग्लैंड के साथ उनकी संधि हो जाती है, जिसके चलते जापानी सेना म्यांमार की राजधानी जो कि वहाँ पर वे रहती है उसे छोड़कर भाग जाती है, जिसके चलते आईएनए कमज़ोर पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि स्वतंत्रता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, उन्हें फिर निकलना पड़ता है और विमान दुर्घटना में फिर उनका देहांत हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लिंक से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इस समय भारत में भी स्वतंत्रता संग्राम बहुत चरम स्तर पर पहुंच गया था। यूरोप और अफ्रीका में युद्ध तथा जर्मनी की पराजय, ये आखिरी कॉलम है। इसके बाद में मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा, तो भैया इसको बहुत ध्यान से देखना। तो आइए देखते हैं। 1942 ईस्वी की ग्रीष्म ऋतु तक युद्ध की यह स्थिति थी कि इसके बाद लड़ाई का पांसा पलटा और अगले 3 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका और रूस ने मिलकर युद्ध लड़ा और अंत में इटली, जर्मनी और जापान तीनों ही परास्त हुए। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, हम सीधे ये छोटी छोटी बातें देखने के बजाय हम सीधे नीचे आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। 2 मई 1945 ईस्वी को रूसी सेनाओं ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया और 8 मई को जर्मनी के नाविक बेड़े ने बिना शर्त हथियार डाल दिए। इस प्रकार यूरोप में युद्ध का अंत हुआ और जर्मनी 8 मई को कहते हैं कि इसका आत्मसमर्पण हो जाता है। और इसी समय जो हिटलर होता है वो भी आत्महत्या कर लेता है। स्मरण रखने की बात है कि 30 अप्रैल को जबकि रूसी सेनाएं बर्लिन में प्रवेश करने को थी, हिटलर ने आत्महत्या कर ली। कब? 30 अप्रैल। जापान की पराजय की बात करें तो जब जापान मान नहीं रहा था और पहले ही उसने अमेरिका को खुजली कर दी थी, तो अब रिंगार्ड लगाने का वक्त आ गया था। तो 2 रिंगार्ड के पैकेट लाके इनने हिरोशिमा और नागासाकी में दे दिए। हालांकि वो खुजली वाली दवाई तो थी नहीं, वो एटम बम थे, फट गए और यहाँ पर हज़ारों लोगों की त्रासदी हो गई। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो दूसरा एटम बम गिरा था उससे पहले ही सरेंडर इन्होंने कर दिया था जापान ने, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो मैसेज पायलट को भेजा गया था वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया और पायलट को लगा कि हाँ इन्होंने बम फेंकने के लिए बोल दिया है, तो दूसरा जो बम गिरा था वो खामखा लोगों पर गिर गया। और ये हंसने की बात नहीं है, बहुत भयंकर तबाही मची। और जैसे कि आज भी भोपाल गैस त्रासदी ये पीड़ितों की अपंगता और उनकी विकलांगता देखी जा सकती है, उसी तरह आज भी जो तबाही उस समय मची थी वो जापान में देखी जा सकती है। तो जापान 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर देता है। इसके साथ ही जापान युद्ध में वो कर देता है, क्या पता नहीं। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध के निशान अब इतिहास में हमेशा के लिए रहने वाले थे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि जर्मनी जैसे देश ने विश्व की महाशक्ति कहलाने वाले ब्रिटेन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था।
जर्मनी ने फ्रांस को न केवल पराजित किया बल्कि उसके आधे भूभाग पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने रूस जैसी महाशक्ति को पराजित करने के लिए अभियान तक छेड़ दिया और उसने यूरोप को रौंद रख दिया। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी कि किसी एक देश ने इतने सारे देशों के खिलाफ अभियान चलाए और उनमें से ज़्यादातर में वह सफल रहा। लेकिन जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और आपके लिए एक तोहफ़ा तो बनता है। तो चलिए पहले तोहफ़े को एंजॉय कीजिए, पानी पीजिए, चाय कॉफ़ी जो पी सकें पीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए और फिर मिलते हैं हम हमारे वीडियो के आगे पॉइंट्स में। तो चलिए थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं। फिलिस्तीन, मलाया, सिंगापुर, इंडोचाइना, इंडोनेशिया और बर्मा को जीत लिया। उस समय ऐसा लगता था कि इंडो चाइना यहाँ पर जो बात हो रही है तो कोरिया हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी और जापान की पराजय निश्चित यहाँ पर लग रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि जर्मनी और जापान की विजय निश्चित है और ये जीत जाएंगे। उन्हें हराने वाला कोई भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये हार गए। उनके कारण क्या थे? तो यहाँ पर पहला आता है कि इंग्लैंड और अमेरिका की सामुद्रिक शक्ति। जब हमने देखा था कि इंग्लैंड और जर्मनी का सीधा युद्ध हुआ था तो उस समय पर भी जर्मनी ने सिर्फ और सिर्फ हवाई फायर और अपने विमानों के ज़रिए ही अमेरिका के जो ब्रिटेन है उसके शहरों को तबाह किया था। वो सामुद्रिक युद्ध में नहीं कूदा था, क्योंकि इस समय तक भी जो सामुद्रिक शक्ति के मामले में ब्रिटेन दुनिया की महाशक्ति था और उसके बाद में यहाँ पर जो अमेरिका था वो भी एक नई सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभर गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी कमज़ोर सामुद्रिक शक्ति ने भी यहाँ पर उसकी पराजय के कारण मैं प्रमुख रहा। दोस्तों, यहाँ पर जो नेपोलियन और केसर विलियम द्वितीय को करना पड़ा अमेरिका, उस हिटलर भी काबू न पा सका, यानी कि इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड पर आक्रमण वो भी नहीं कर सका। इससे पहले जो नेपोलियन था या फिर केसर विलियम था या बिस्मार्क था, इनके समय पर भी ब्रिटेन पर यह आक्रमण करने की प्लानिंग इन्होंने किए थे, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लैंड है उसकी महाशक्ति इसीलिए वो कहलाता है क्योंकि उसकी समुद्रों पर बहुत ज़्यादा पकड़ उस समय थी और अमेरिका भी महाशक्ति के रूप में उभर गया था सामुद्रिक शक्ति के लिहाज पर। दोस्तों, जर्मनी का रूस पर आक्रमण एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर इन्हें शुरुआत में तो लगा कि इनका जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था जून में और इन्हें लगा कि इस समय तक ये बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन युद्ध चला दिसंबर तक और जो रशियंस थे, जो रूसी सेना थी, वहाँ के युवा थे, उनका मनोबल गिरने का नाम नहीं ले रहा था और भीषण ठंड में न केवल जर्मनी की पराजय हुई बल्कि यहाँ पर जर्मन सेनाएं की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति हुई और बहुत सारे उधर ही दफन हो गए। इसके चलते यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा जर्मनी को और यह उसकी पराजय का कारण भी बना, क्योंकि जो नुकसान उसने यहाँ पर झेला वो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाया। हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं भी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, बिस्मार्क की तरह इन्होंने भी बहुत सारी गुप्त संधियाँ की और शत्रुओं को आपस में भिड़वाया, लेकिन यहाँ पर कई मोर्चों पर जैसे इंग्लैंड से इन्होंने संधि करने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहे। उसके बाद में इन्होंने रूस से जो संधि की थी वो संधि इन्होंने खुद तोड़कर रूस पर आक्रमण कर दिया, जबकि रूस तो इनका मित्र था, तो इन्होंने खुद रूस पर आक्रमण कर दिया और रूस को अपना बिना फालतू में शत्रु बना लिया और रूस में जीत भी नहीं पाए। इसके चलते इनकी कुछ जो थी, कह सकते हैं कि इनका दिमाग तो बिस्मार्क की तरह ही चल रहा था, लेकिन कुछ गलतियाँ इन्होंने की
और साथ ही जो यूरोप के ज़्यादातर देश थे वो सीधे तौर पर इनके खिलाफ हो गए, जिसके चलते इन्हें हारना पड़ा। इसके बाद में देखिए अमेरिका का युद्ध में प्रविष्ट होना। अमेरिका एक जो नौसेना शक्ति के रूप में उभर चुका था और अमेरिका में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और साथ ही साथ उसके पास में कुछ ऐसे हथियार थे जिससे विश्व अनजान था। जब जापान ने चुलबुली की और अमेरिका के जो एक बंदरगाह था उस पर आक्रमण कर दिया, तो इससे युद्ध की शुरुआत हो गई। और फिर जब अमेरिका ने परमाणु बम डाले तो यह युद्ध विपरीत दिशा में चला गया और युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति, यहाँ पर इंग्लैंड के पास में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, म्यांमार, मलाया, पश्चिमी द्वीप समूह, अफ्रीका के उपनिवेश, यहाँ पर बहुत सारी सहायता इन्हें मिली। न केवल धन से बल्कि जन से भी इन्हें सहायता मिली, जिसके चलते यहाँ पर इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा। यूरोप के अधिकृत देशों में जनता ने छापामार संघर्ष चलाए। न केवल सेनाएं युद्ध लड़ रही थी बल्कि जनता भी इस युद्ध से उबरना चाहती थी, और उन्होंने भी युद्ध चलाया और यहाँ पर युद्ध में ये विजयी रहे। विश्व का लोकतंत्र जर्मनी के विरुद्ध था, क्योंकि शुरुआत में तो जर्मनी के बहुत सारे मित्र थे, लेकिन धीरे धीरे जब इटली कमज़ोर पड़ गया, जब जापान कमज़ोर पड़ गया, तो इनके दोस्तों की कमी हो गई। और साथ ही जिनसे इन्होंने संधि की थी कि तुम हम पर आक्रमण नहीं करोगे, उस रूस पर इन्होंने खुद आक्रमण कर दिया और संधि को तोड़कर इन्होंने और शत्रु बना लिए। अब विश्व के देशों को लगने लगा कि जर्मनी किसी का सगा नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर ये अकेला पड़ गया, बैकफुट पर आ गया, और इसके सामने पूरे देश इसके दुश्मन थे, जिसके चलते जर्मनी को हारना पड़ा। अब देखिए पराजित देशों के साथ में क्या किया गया, पराजित देशों के साथ में किस प्रकार की संधियाँ की गई, तो ये हम देखते हैं। 10 फरवरी 1957 को 5 संधि पत्र तैयार किए गए, जिन पर 21 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। इन संधियों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय किए गए थे। अब देखिए इटली के साथ क्या किया गया। इटली के सब उपनिवेश छीन लिए गए। अफ्रीका के उसके अधीन सोमालीलैंड, जिसे सोमालिया कहते हैं, इरिट्रिया, लीबिया और इथोपिया के उपनिवेश थे। इथोपिया को स्वतंत्र कर दिया गया और लीबिया की स्वतंत्रता को भी स्वीकार कर लिया गया। इरिट्रिया और सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में रखा गया गया। जो सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया है, जब आप अफ्रीका की तरफ में जाते हैं भारत की तरफ से, और आपने देखा होगा कि सऊदी अरब की तरफ से जो अफ्रीका की छोटी सी चोंच आपको बनी दिखती है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, तो इन्हीं देश से वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनी है। और यहीं पर से जो नहर सुएज कैनाल या फिर जो रेड सी है, यहीं से जाते हैं अंदर और यहीं से फिर यूरोप की तरफ जाते हैं। तो इन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये याद रखना। तो इन देशों को फिर आगे जाकर स्वतंत्र कर दिया जाता है। और ये उपनिवेश किसके थे, तो ये इटली के उपनिवेश थे। तो एक नॉलेज के साथ में बहुत सारे नॉलेज लेते चलिए, ठीक है। मुसोलिनी ने 1939 में ईस्वी के प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही यूरोप के छोटे राज्य अल्बानिया पर अधिकार कर लिया था। अब अल्बानिया को भी स्वतंत्र कर दिया गया और वहां पर एक गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। इसके अतिरिक्त इटली को अपने कुछ प्रदेश फ्रांस, ग्रीस और यूगोस्लोवाकिया के हवाले करने पड़े, और जो त्रिएस्त्र के प्रसिद्ध नगर को स्वतंत्र राज्य बनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में रख दिया गया। यह भी निश्चय किया गया कि जो इटली है, जो उसने कुटिली किया है यहाँ पर विश्व युद्ध में, उसके एवज में वो 110 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में देगा। तो यहाँ पर अभी तो इटली की ही पिटाई हो रही थी, अब जर्मनी वालों के साथ क्या होना था वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर रोमानिया के साथ में क्या होता है, तो रोमानिया के साथ में जो संधि हुई उसके अनुसार उसे अपने 2 प्रदेशों बसराबिया और तुकोबिना रूस के हवाले करने पड़े। इसके अतिरिक्त उसका दक्षिण दोब्रजा नाम का प्रदेश उससे छीनकर बुल्गारिया को दे दिया गया, किंतु साथ ही साथ रोमानिया को अपना ट्रांसवेलेनिया प्रदेश जो 1940 ईस्वी में हिटलर ने उससे छीनकर हंगरी को दे दिया था, वापस मिल गया। रोमानिया को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह 100 करोड़ हर्जाने के रूप में मित्र राष्ट्रों को देगा। संधि के अनुसार बुल्गारिया को अपना कोई प्रदेश नहीं खोना पड़ा, बल्कि उसे
रोमानिया से दक्षिण ध्रुवराजा का प्रदेश प्राप्त हो गया, किंतु युद्ध हार जाने के रूप में उसे 25 करोड़ रुपए देना। संधि के अनुसार हंगरी को अपना ट्रांसविल्वेनिया प्रदेश रोमानिया को देना पड़ा, और इसके साथ ही अतिरिक्त उसे चेकोस्लोवाकिया का प्रदेश, जो उसने 1938 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया से छीना था, वापस लौटाना पड़ा। हर्जाने के रूप में हंगरी को 109 करोड़ रुपए देना पड़ा। हंगरी का मतलब होता है आई एम हंगरी, मतलब मैं भूखा हूँ। तो यह भूखा देश अब 109 करोड़ रुपए कैसे देगा? सोचिए, अंग्रेजी में भी कितना अजीब नाम है, हंगरी मतलब कि भूखा हूँ। अब इस देश को, इसका नाम क्या, भूखा है क्या, हिंदी में बोलेंगे तो। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को अपने अनेक प्रदेश रूस के हवाले करने पड़े, जिसमें लडीगा झील के उत्तरी और दक्षिणी विपुरी का नगर तथा फिनलैंड की खाड़ी के अनेक द्वीप अधिक महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त उसे 100 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देना पड़ा। इसके बाद में देखिएगा, जो जर्मनी था, युद्ध के बाद जर्मनी को साथ कोई निश्चित संधि नहीं हुई, क्योंकि पिछले बार ये संधि करके देख चुके हैं, हिटलर पैदा हो गया था। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और संधि करते तो पता चलता तीसरा वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ लेता, इसलिए इनके साथ में कोई संधि नहीं की गई। लेकिन जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया गया, क्रमशः रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सुपुर्द किया गए। चारों भागों ने अपने अपने भागों पर अलग अलग शासन कायम किए गए। बर्लिन का नगर उस भाग में स्थित था जो रूस के सुपुर्द किया गया था, किंतु उस पर चारों राष्ट्रों ने अपना संयुक्त प्रशासन कायम किया। पूर्वी जर्मनी का कुछ भाग पोलैंड को दे दिया गया और कुछ भाग रूस को मिला। यहाँ पर आगे चलकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपने अपने भागों को मिलाकर एक कर दिया और पश्चिमी जर्मनी के नाम से उसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया। उसने अपने संविधान बना लिया, और इसी प्रकार रूस ने अपने भाग को स्वतंत्र बना दिया, जो जर्मन जनवादी गणराज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। इससे पहले नवंबर 1989 में जो बर्लिन की दीवार होती है, जो कि जर्मनी को 2 भागों में बांटती है, उस दीवार को गिराकर जर्मन एकता की भावना को पैदा किया जाता है। युद्ध के बाद में जापान से वे सब भूभाग छीन लिए गए जो उसने युद्ध के दौरान जीत लिए थे। चीन से भी उसे पूरी तरह निकाल दिया गया। कोरिया को, जिसे जापान ने 1910 ईस्वी में जीत लिया था, स्वतंत्र कर दिया गया। अमेरिकी सेनापति डगलस मैकार्थर को जापान का सैनिक प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, और आज भी हम देखते हैं कि जो जापान के साथ में इनकी आगे मैत्री संधि होती है, तो जापान अपनी सेना नहीं रखता है, उसकी सैनिक सहायता या फिर उसकी जो सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अमेरिका के पास आज भी है। ठीक है, इसके बाद में युद्ध के परिणाम एवं प्रभाव देखिए। तो इसके परिणाम और प्रभाव क्या हुआ, यहाँ पर कह सकते हैं कि 55 लाख तो यहाँ बता रहा है, लेकिन कम से कम करोड़ तक तो यहाँ पर मरने वालों की या फिर हताहत होने वालों की कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, मरने वालों की और जो विकलांग हुए होंगे, जिनके हाथ पैर कटे टूटे होंगे, उन सबको मिलाकर हम ये कह सकते हैं। मैंने एक मूवी देखा था सेकंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी वाली, तो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा कि जब सेनाएं किसी भी देश की हो, जब वो किसी शहर से घुसती थी तो किसी भी घर में घुस जाती थी और उस घर की महिलाओं के साथ में वो जो चाहे वो कर सकते थे। उस घर में एक प्रकार से कहने का ये मतलब है कि वो सब नौकर जैसे होते थे। तो कुछ सैनिक एक घर में घुस गए, वहाँ पर उन्हें पानी आनी नहाया, उस घर की महिला को बोला कि खाना बनाओ, उसकी छोटी बहन के साथ में एक ने रेप किया और फिर खाना खाया और फिर वहाँ से निकल पड़े। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आम बात थी, और ये हर देश के युद्ध में होता है, चाहे वो कहीं भी युद्ध हो। तो क्योंकि युद्ध के समय में इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है और उसके अंदर एक जानवर और एक हैवान पैदा हो जाता है। तो फांसीवादी जो अधिनायक तंत्र था, जो युद्ध को बढ़ावा देते थे, इसकी यहाँ पर समाप्ति होती है। साम्राज्यवाद का ह्रास होता है, क्योंकि 1950 के दशक में इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ज़्यादातर देश स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भारत पाकिस्तान हो, कोरिया हो, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया हो, या फिर बहुत सारे देश जो इस समय पर आज़ाद होते हैं, इंडोनेशिया होता है। साम्यवाद का उत्कर्ष
यहाँ पर साम्यवाद का उत्कर्ष होता है रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी। यहाँ पर साम्यवादी सरकारें स्थापित होती है और साम्यवाद का बहुत ज़्यादा प्रसार यहाँ पर हो जाता है। यही कारण है कि पूंजीवादी देशों की जलने लगती है और फिर शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। विश्व का दो गुटों में विभक्त होना, तो दो गुटों में वही है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुट में विभक्त हो जाते हैं और फिर यहाँ पर शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इसका एक परिणाम यह भी निकलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में कारगर भूमिका निभाता है। और एक परिणाम ये भी आप देख सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के साथ में होती है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का परिणाम ये होता है कि 2012 तक इसमें 120 से ज़्यादा देश सम्मिलित हो गए थे और ये देश कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की सैनिक संधि या फिर सैनिक संगठनों में नहीं जुड़ेंगे। जैसे हम नाटो को देखते हैं तो एक सैनिक संगठन है, तो इस तरह के संगठनों में भारत इसलिए नहीं जुड़ता है क्योंकि भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रवर्तक देश है, संस्थापक सदस्य है। यही कारण है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इस युद्ध का परिणाम होता है क्योंकि ये देश किसी एक विचारधारा में फंसकर तृतीय विश्व युद्ध में नहीं उलझना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि एक विचारधारा में सम्मिलित होने का मतलब होता है दूसरी विचारधारा से उलझना। इससे विकास बाधित होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं, इन्हें देखिएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो आक्रामक राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ या आर्थिक संकट। तो आक्रामक राष्ट्रवाद प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी पर पोलैंड पर आक्रमण जो कि 1 सितंबर 1939 को हुआ था और 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन युद्ध की घोषणा करके इस युद्ध में कूद पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1939 से 1945 के दौरान यह लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, साम्राज्यवाद का ह्रास हुआ। सही है, तो ये सही है, मतलब कि साम्यवाद का ह्रास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। ख़त्म कब हुआ, तो 14 अगस्त 1945 को ख़त्म हुआ था। तो ये तो हमने देखा भाई। इसके बाद में कुछ नोट्स जो ब्रीफ में है आप इन्हें देख लीजिए। और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ, तो इसके बाद हम इन नोट्स को और अच्छे से पढ़ते हैं, इनको और अच्छे से रिवाइज करते हैं और समझते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इस वीडियो को समझ पाएँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर सिर्फ आप जो चीज़ें देखने वाले हैं वो पूरी तरह से द्वितीय वर्ल्ड वॉर का जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था उस वीडियो को मैं यहाँ पर से ऐड करने वाला हूँ। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपके लिए वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया है और आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप संक्षिप्त रूप में, जैसे हम देखते हैं ना किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद में समरी बनाते हैं, तो अब यहाँ पर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समरी समझने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और इस आइए देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर भारत, मिस्र, यूगोस्लोवाकिया, इन देश के जो सुप्रीम लीडर थे वो अगर मिलकर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष संगठन, जिसे नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, वो ना बनाते ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम तीसरे वर्ल्ड वॉर के से जूझते। क्योंकि नॉन अलाइन होने का ये फ़ायदा हमें मिला कि अब 120 से ज़्यादा देश खुद को नॉन अलाइन मानते हैं, यानी कि ना तो वे रूस के गुट में सम्मिलित हैं और ना ही वे अमेरिका के गुट में सम्मिलित हैं। अब आप सोचिए, दुनिया में 194 देश रजिस्टर्ड हैं यूएन में। अब उन देशों में से 120 तो नॉन अलाइन हैं और जो बचे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, और बड़े में सिर्फ अमेरिका और रसिया आता है, कनाडा आता है, यूके और फ्रांस आता है जो कि नॉन अलाइन नहीं है। तो आप सोचिए, इन देशों के लिए युद्ध करना अब थोड़ी सी मुसीबत का विषय बन गया है, क्योंकि अब ये बहुत कम बचे हैं। लेकिन अगर नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू ना होता तो आज भी विश्व 2 धड़ों में बटा होता। और आज भी, अभी हम यूक्रेन रूस की वॉर की बात करें या फिर हम
फिलिस्तीन और इजराइल की बात करें, ये तीसरे विश्व युद्ध का धड़ा बन चुका होता। लेकिन यहाँ पर थैंक्स हमें कहना चाहिए यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो को, कर्नल नासी जो कि मिस्र के थे, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे। इन लोगों के विचारधारा से जो एक विश्व शांति का संगठन वाला नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसने तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इस तरह का संगठन पहले विश्व युद्ध के बाद नहीं बन पाया। इस युद्ध में सबसे बड़ी क्षति यही हुई कि जो राष्ट्र संघ इन्होंने बनाने की कोशिश की थी 1920 में, जहाँ विल्सन के वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके 14 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 से 1918 के दौरान युद्ध शुरू होता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या के परिणाम स्वरूप। हालांकि बहुत सारे कारण, बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार हैं। जैसे 1857 की क्रांति में हम कहते हैं कि चर्बी वाला कारतूस उस क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था, तात्कालिक कारण था। लेकिन किसी भी घटना के पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। इसलिए फॉर द एग्जाम्पल आप ऐसा मान लीजिए कि आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, किसी को बॉयफ्रेंड बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में रीज़न होते हैं कि यही क्यों। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरी आदत उससे सिमिलर है, कहीं ना कहीं लगता है कि वो मेरी तरह, उसका दिमाग बहुत मेरी तरह है, ब्यूटी विद ब्रेन है। कहीं कहीं आपको लगता है कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है। तो बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं जब आप किसी से प्यार कर पाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह किसी भी घटना के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कारण ऐसा होता है जो उन सारे कारणों को टन-टना के बढ़ा देता है। तो यही फर्डिनेंड की हत्या के बाद में 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। फिर 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में शायद उसका मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है, आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में राष्ट्रसंघ विश्व शांति नहीं कर पाता है, क्योंकि राष्ट्रसंघ खुद एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनकर रह जाता है। और बहुत सारे देश 1934 तक, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, ये सारे राष्ट्रसंघ से क्विट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं इसे। और साथ ही साथ 1918 में जो वार्साई की संधि हुई थी, इस वार्साई की संधि ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई जर्मनी को अपमान करने में। इस वार्साई की संधि में बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को ऐड कर दिया गया जिससे जर्मनी बहुत वो हुई। और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि ये कोई लंबी शांति नहीं है और आने वाले 20 वर्षों में इसका परिणाम हमें एक नए विश्व युद्ध के तौर पर देखने को मिलेगा। और परिणाम यही हुआ कि 1 सितंबर 1939 को ठीक 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि 6 मिनट मैंने ना तो कोई पेज आपको दिखाया और ना ही कुछ आपको बताया, और सिर्फ कहानी की तरह मैं आपसे बोले जा रहा हूँ। 6 मिनट में तो 3-4 मिनट मैंने पता नहीं क्या क्या बोला। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, बस चिल रहिए। हमें चीज़ें कम से कम पता होनी चाहिए, लेकिन जो पता है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होना चाहिए कि वो मन से लिखी हुई 10 लाइनों पर एक शब्द ही हावी हो जाए। आपने वो बात सुनी होगी ना कि ज़्यादा पच नहीं करने का, लेकिन आपका एक शब्द भी सामने वाले को बिल्कुल चौंकाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ होता है, तो 1 सितंबर 1939। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है अक्सर कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला के साथ में ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। और समाप्ति कब होती है, तो 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ होती है। आपको पता होगा कि नागासाकी में और हिरोशिमा में जापान में एटम बम गिराए गए, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका इस युद्ध में कैसे आया वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयानक
मंजर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हथियारों की दौड़ में अब विश्व बहुत आगे पहुँच चुका था और रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध और आज जो हम टकराहट देखते हैं उसका कारण भी कहीं ना कहीं यहीं से उभर कर आया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में जिम्मेदार अमेरिका ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को बताए, जहां हर देश अपने हथियारों को खुले तौर पर एक दूसरे को दे रहा था, बता रहा था, वहीं इन्होंने सीधे एक्सपेरिमेंट कर दिए अपने परमाणु बम का, जिसके कारण रूस स्तब्ध हो गया और इस हमले के कारण अमेरिका चमक उठा। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही। पृष्ठभूमि मतलब कि वो कौन से रीजन थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म देने का काम किया। पृष्ठभूमि और कारण बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि पृष्ठभूमि बताते हुए कारण बताइए, तो पृष्ठभूमि में आप ये बता सकते हैं कि तानाशाही का उदय होना, अति राष्ट्रवाद का उदय होना, हिटलर का नाजीवाद, यहाँ पर मुसोलिनी का फांसीवाद, ये आप इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो, पूरा वर्ल्ड वॉर, क्योंकि अगर आपको ईमानदारी से कहूँ तो कम से कम 45 से 46 बुक के पेजेस हैं जिनको आपके सामने मैं समझाऊंगा। और यहाँ पर एल.पी. शर्मा की एक किताब है और एक किताब है, क्या नाम है इनका, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी की है, जो कि बीए सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर की है। लेकिन जो जैन एंड माथुर की बुक है, तो भाई साहब ये दोनों एक से बढ़ के एक है, और इन दोनों को शायद अपनी ज़िंदगी का एक ही चैलेंज रहा होगा कि ऐसी किताब लिखना है जिसको पढ़ने में लोगों के पसीने छूट जाएं। तो इस जैन एंड माथुर की जो विश्व इतिहास की किताब है, इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कम से कम 20 से 25 पेज का है। इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ कि एक बार मैं खुद और अच्छे से, और जो सोर्सेज हैं उनसे अपनी जानकारी को, अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत बेहतर कर लूँ और फिर आपको समझाऊं। लेकिन इस वीडियो का पर्पस आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूं कि एक इंट्रो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पर हम नॉर्मली समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आर्थिक प्रतियोगिता का बढ़ना, सबके अपने अपने उपनिवेश थे और सब अपने आप से अपने, और औद्योगिक क्रांति का ये दौर था जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो इंग्लैंड में हुई, और फिर इंग्लैंड से फ्रांस में आई, और फ्रांस में फिर पूरे यूरोप में फैल गई, और सबसे आखिर में जो क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, वो हुई रूस में। लेकिन ये सभी औद्योगिक क्रांतियाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर सभी अपने आप को पूंजी के रूप में, अपनी इकोनॉमी को यूरोप में या फिर विश्व में सबसे बड़ी बनाना चाहते थे। यही कारण है कि इन लोगों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर लोग कहने लगे थे कि यदि वस्तुएं सीमाएं पार नहीं करेंगी तो सेनाएं पार करेंगी, इसलिए यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। दूसरा यहाँ पर यह भी था कि साम्राज्यवाद, जैसे भारत इंग्लैंड का साम्राज्य था, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या फिर हमारे जो आसपास के देश हैं उनमें से ज़्यादातर इंग्लैंड के ही थे, और अफ्रीका में भी इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो यहाँ पर अपने अपने साम्राज्यों को बढ़ाने में और एक दूसरे के साम्राज्यों को कम करने में इन लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान था। इसके चलते एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों ने भी इनके साम्राज्यवाद की लालसा को बहुत बढ़ाया, और इसी साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे के शत्रु बन गए। और द्वितीय विश्व युद्ध जो सिर्फ एक कारण था, ये पहले से ही अपने मन में बैठे थे कि एक रीज़न बस मिल जाए बदला लेने का। कहते हैं ना कि किसी से जब बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाती है तो फिर वो आदमी छींक भी दे तो हम उसको मारने पर आतुर हो जाते हैं कि तूने छींका तो छींका कैसे। यही इन लोगों के साथ भी था कि इन लोगों ने पहले से ही ये लड़ने को तैयार थे। पहले ही औद्योगिक क्रांति के कारण ये अपने हथियारों को, अपने उद्योगों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके थे, और साम्राज्यवाद में जिन जिन शक्तियों से इनकी टकराहट हो रही थी वे किसी न किसी तरह उन शक्तियों को कमज़ोर करना चाहते थे, और परिणाम इन्हें रीज़न मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जिसका इन्होंने फ़ायदा उठाने का प्रयास किया। दोस्तों, वारसाई की संधि, जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस के जो वारसाई का महल है वहाँ पर ये संधि होती है, और
इस संधि के साथ ही जर्मनी पर बहुत सारी ऐसी शर्तें थोप दी जाती है, जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरा कारण वही रहा हो, जबकि वो कारण अकेला नहीं था। यही कारण है कि उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया जाता है, उसके प्रांतों को छीन लिया जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। फिर अति राष्ट्रवाद भी एक कारण आता है। जर्मनी की हम बात करते हैं तो जर्मनी अति राष्ट्रवाद से ग्रसित हो चुका था और यहाँ पर लोगों का बहुत बड़े पैमाने में ब्रेन वॉश किया जा चुका था। इस बात को ध्यान में रखिए कि किसी भी देश के लिए अति राष्ट्रवाद या हीन राष्ट्रवाद दोनों ही खराब होते हैं। हीन राष्ट्रवाद जहाँ पर आदमी सोचता है कि मेरा देश दुनिया का सबसे गिरा हुआ देश है और बहुत से बहुत गरीब देश भी मेरे देश से बेहतर है, और अपने देश से कोई मतलब जिन्हें होता नहीं है, वे होते हैं हीन राष्ट्रवाद, यानी कि जो राष्ट्र के प्रति हीन भावना रखते हों। और दूसरे होते हैं अति राष्ट्रवाद। इनकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होती है। ये कहते हैं कि हमारे देश से महान, हमारे देश से अच्छा, हमारे देश से बेहतर दुनिया में और कोई भी नहीं, और एक दिन हमारा देश पूरी दुनिया पर राज करेगा। ये विचारधारा होती है अति राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की विचारधारा होती है कि हमारा देश कई मायनों में दुनिया में बेहतर है और कई मायनों में दुनिया में पिछड़ा है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अपनी अच्छाइयों पर हम गर्व करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद होता है। यहाँ पर तात्कालिक कारण आपको पता होगा कि जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर पोलैंड के साथ में कुछ संधि करना चाहता है, लेकिन पोलैंड यहाँ पर इनकार कर देता है, जिसके कारण जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसके चलते इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1 सितंबर 1939 से, और 3 सितंबर 1939 से ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद जाता है। और इसके तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए कि ये युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था। आप एक बहुत अच्छे से एक स्केच बना सकते, एक बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, एक चार्ट आप कह बना सकते हैं कि एक तरफ आप धुरी राष्ट्र यानी कि जो सेंट्रल पावर थे उन देशों के नाम लिख दीजिए, और एक तरफ से जो मित्र राष्ट्र थे उनके नाम लिख दीजिए। तो एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान और इनके सहयोगी छोटे छोटे देश थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 ही थे। और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और उनके मित्रों ने इस युद्ध को शुरू किया था। सबसे पहले इंग्लैंड आता है, फिर फ्रांस आता है, फिर और भी देश आते हैं जैसे रूस, और आगे चलकर कौन आता है, वो क्या बोलते हैं यार, तबीयत की ऐसी की तैसी, अमेरिका आ जाता है, और फिर यहाँ पर हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की बात। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर AJP टेलर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोफेसर टेलर, लिखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की समस्या को न केवल अनसुलझा छोड़ दिया, वरन अंत में उसे अधिक प्रखर बना दिया। तो यहाँ पर टेलर सर की बात आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा ब्लैक पेन से लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक और ब्लू दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन करते हुए लिखना है, ताकि आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगे। और अगर लास्ट में टाइम आपको मिल जाता है 5 मिनट का, तो जल्दी से पेपर फिनिश करके बाहर भागना नहीं है, बल्कि अपने एग्ज़ाम आंसर शीट को रीचेक करके और अंडरलाइन आपको करनी है। जैसे प्रोफेसर JP टेलर के आप नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को देखकर ये समझ में आए कि हाँ ये पढ़ा लिखा है और सही चीज़ें इसने बताई हैं। तो ये कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर जर्मनी ने वार्साई की संधि में हुए घोर अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध प्रारंभ किया। इसलिए फॉल्स महोदय नाम की जो एक राइटर हैं, फॉल्स राइटर हैं, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध यानी कि वॉर ऑफ रिवेंज की संज्ञा दी है। यानी कि वार्साई की संधि का बदला लेने के लिए जर्मनी तक ही रहा था, और उसे धीरे से पोलैंड की हरकतों से ये समझ में आ गया कि पहले तो इसकी कुटाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं बाकियों को देखूँगा। तो फिर यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों को करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं हैं, आप ब्रीफ में इन्हें समझ सकते हैं और आप इनके ज़रिए अपने उत्तर को बेहतर कर सकते हैं। ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ बहुत ही हल्की चीज़ देकर जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इतनी चीज़ तो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके कल एग्ज़ाम है तो भी आप इस उत्तर को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अगला पार्ट सिर्फ इसीलिए ला रहा हूँ ताकि मैं आपको शुरू से आखिरी तक एक कहानी की तरह सुना सकूँ, लेकिन पूरे फैक्ट,
पूरे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें वो सारी इस वीडियो में हैं, इसलिए इस वीडियो को भी आप पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चैप्टर समझ सकते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की मुख्य घटनाएं क्या हैं। प्रथम अवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध को 4 पार्ट में बांटा जाता है, 4 अवस्थाओं में। पहले में क्या होता है, पहले और दूसरे में जो केंद्रीय शक्तियाँ होती हैं, जर्मनी, जापान और इटली, ये हावी रहती हैं, और उसके बाद में मित्र राष्ट्र होते हैं। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में देखिए, इसमें 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 21 जून 1941 ईस्वी तक की घटनाएं शामिल है, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, फ्रांस, ब्रिटेन तथा यूनान पर आक्रमण किया। यूनान मतलब यह ईरान। ठीक, फिर उसके बाद में 1 मिनट, इसके बाद में द्वितीय अवस्था देखिए, तो द्वितीय अवस्था में 22 जून 1941 ईस्वी से 6 दिसंबर 1941 ईस्वी तक का समय रहता है। इसमें जो धुरी राष्ट्र होते हैं वही इटली, जर्मनी, जापान और इनके संबंधित राष्ट्र वो अफ्रीका पर आक्रमण करते हैं तथा जर्मनी रूस पर भी आक्रमण करती है। यहाँ पर जर्मनी की हार का कारण भी एक इम्पॉर्टेंट यही होता है कि उसका रूस पर आक्रमण करना, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है जर्मन सेनाएं। तृतीय अवस्था में देखिए, 7 दिसंबर 1941 से 6 दिसंबर 1941 ईस्वी तक दूसरी राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका पर आक्रमण तथा मित्र राष्ट्रों के सैन्य बल, जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनके सैन्य बल का नीदरलैंड और जो ईस्ट इंडीज़ है तथा काकेशस पर इनका अधिकार हो जाता है। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो 4th स्टेट्स होता है, उसमें 8 नवंबर 1942 ईस्वी से 6 मई 1945 ईस्वी तक इसमें फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण, यहाँ पर उत्तरी 2 बार हो गया, तो जो फ्रेंच उत्तरी अफ्रीका पर अमेरिका का आक्रमण तथा जर्मनी का आक्रमण शुरू होता है तथा जर्मनी का आत्मसमर्पण हो जाता है। 7 मई 1945 ईस्वी से 14 अगस्त 1945 ईस्वी तक जापान का आत्मसमर्पण, यानी कि 6 मई 1945 को जर्मनी आत्मसमर्पण करता है और 14 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण करता है। यहाँ पर इस बात को भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो अमेरिका था वो इस युद्ध में क्यों कूदा था। तो दोस्तों, जापान यहाँ पर सोचता है कि जब जापान अमेरिका, मतलब कि जापान और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश कैसे होता है, ये हम समझते हैं। जापान और चीन का युद्ध जो कि 1937 से चला आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जापान चीन को पूरी तरह से नहीं जीत पाता है। उधर जो जापान होता है वो अमेरिका के संबंध भी बिगड़ते जाते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। समय मतलब कि जो जर्मन सेनाएं होती है वे जब रूस और लेनिनग्राड के मोर्चों पर लड़ रही होती है, उस समय जापान ये सोचता है कि अगर वो अमेरिका से लड़ाई छेड़ने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अच्छा अवसर उसके पास है, यानी कि जापान यहाँ पर ये सोचता है कि वो अमेरिका को बहुत आसानी से हरा सकता है, जो उसकी भूल होती है, क्योंकि यहाँ पर हर यूरोपीय राष्ट्र अपने हथियारों की जानकारी रख देता है सामने, लेकिन अमेरिका तो गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने को तैयार बैठा था, इसलिए यहाँ पर भूल कर देता है जापान। 7 दिसंबर 1941 ईस्वी के दिन बिना चेतावनी दिए उसने अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित पर्ल हार्बर नामक जो इनका बंदरगाह का पर आक्रमण होता है। पर्ल हार्बर नामक इनका एक बंदरगाह होता है, उस पर यह आक्रमण कर देता है और वहाँ पर बहुत सारे अमेरिका के जहाज़ खड़े होते हैं, उनको ये डुबा देता है जापान। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर जो कि अमेरिका का द्वीप होता है, वहाँ पर यह आक्रमण कर देता है जापान, जिसके चलते अमेरिका इस द्वितीय विश्व युद्ध में कूदता है। तो पर्ल हार्बर की घटना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स से हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का राजनीतिक परिणाम, या फिर नॉर्मली पूछ ले कि द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम या प्रभाव समझाइए, तब भी आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, इनमें ज़्यादा फैक्ट है नहीं, इसलिए मैं सीधे तौर पर इन्हें ऐसे ही लिख कर ले आया हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट। इसलिए आप मेरी बातें उसे समझने की कोशिश करिएगा और फिर आप इनका भी उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। 2 विचारधाराओं का उदय, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु युद्ध शुरू होने के बाद में
रूस पूरी तरह टूट जाता है। वो सोचता है कि यार ये क्या हो गया। पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, रूस और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हैं। लेकिन अचानक से एक दोस्त को पता चलता है कि उसका दोस्त तो भाई राजा निकला। हम ये कह सकते हैं सैन्य शक्ति के मामले में, क्योंकि उस समय परमाणु बम किसी और के देश के पास में था ही नहीं। तो यहाँ पर अमेरिका की बहुत ज़्यादा वाहवाही हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो क्रेडिट मिलता है, जो क्षेत्र मिलते हैं, उसमें अमेरिका अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ जाता है, जबकि वो आखिर में आया था युद्ध में और रूस शुरुआत से ही था। इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में टकराहट शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ रूस के एक महाशक्ति के रूप में उदय पहले से ही था, और अब अमेरिका की महाशक्ति के रूप में निकलना, इनकी जो सामाजिक विचारधाराएं होती है वो भी आगे टकराने वाली होती है। जैसे रूस में साम्यवाद या फिर जो मार्क्सवाद चलता है, और अमेरिका में जो पूंजीवाद है, उनका टकराना स्वाभाविक था, जिसके कारण शीत युद्ध हमें देखने को मिलता है। दो विचारधाराओं का उदय, यहाँ पर कहने का मतलब है रूस का साम्यवाद और अमेरिका का पूंजीवाद, जो कि लेकर आता है शीत युद्ध, जो कि 1991 रूस के विभाजन तक चलता है। दोस्तों, यहाँ पर शीत युद्ध का आरंभ हम देखें तो हमने यहाँ पर दोनों विचारधाराओं का उदय, शीत युद्ध का आरंभ, इन दोनों पॉइंट्स को समझ लिया है। और गुटनिरपेक्षता, इस बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही समझा था कि कैसे बहुत सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध से सबक लेकर अब दोनों में से किसी एक गुट में शामिल ना होकर तीसरे गुट का निर्माण करते हैं, जो कि सैनिक गुट ना होकर सैनिक गुटों से बचने के लिए एक संगठन होता है, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। यानी कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे, हम न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल से मतलब है कि जब किसी देश की गलती होगी तो हम उसका क्रिटिसाइज़ करेंगे, जब कोई देश अच्छा करेगा तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन हम किसी एक दल के नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है किसका, गुटनिरपेक्षता का। साथ ही तानाशाही का पतन हो जाता है। यहाँ पर हिटलर और मैजिनी की मृत्यु के साथ में, साथ ही जापान के जो तानाशाह होते हैं उनकी मृत्यु के साथ में यहाँ पर तानाशाही का पतन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर था, जिसकी ऑटोबायोग्राफी मीन काम्फ है, इस बात को भी ध्यान में रखना, उसकी ऑटोबायोग्राफी मीन काम्फ है, जिसे मेरा संघर्ष कहते हैं हिंदी में। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है, इसे लिख लो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। और साथ ही साथ हिटलर का जो अंत हुआ था ना, वो बहुत ही ऐसा लगता है कि किसी हीरो की मौत हो रही है। था तो वो एक प्रकार से तानाशाह और 60 लाख से ज़्यादा यहूदी लोगों की मौत का वो जिम्मेदार था। और अगर आप ये देखेंगे कि उसने किस क्रूरता के साथ लोगों की मौत की है, या फिर लोगों को मारा है गैस चैम्बर में भरकर, या फिर बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से लोगों को उसने मारा है। अगर आप ऐसा सुनेंगे तो आजकल की जो वायलेंस मूवीज़ की आप बात करते हैं ना, आप भूल जाएंगे कि हिटलर से भी बुरा आदमी दुनिया में कोई पैदा हुआ होगा। लेकिन फिर भी जो हिटलर होता है ना, उसकी जीवनी मैंने जब पढ़ा था तो मैंने ये पढ़ा था कि लास्ट में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है मैरी, या फिर जो भी उसका नाम हो, वो उसके साथ में आखिरी मिनट में उसके साथ में शादी करता है, और फिर दोनों रात रहते हैं, और दूसरे दिन फिर वो अपने ही जो नीचे वाले घर को क्या कहते हैं, तल खाना, या फिर जो भी आप बेसमेंट, जो उसके घर के नीचे का बेसमेंट होता है, वहाँ पर खुद को गोली मार लेता है, और कुछ कहते हैं कि खुद को आग लगा लेते हैं। तो इस तरह से उसका बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ही दर्द भरे अंदाज में हिटलर का अंत होता है। लोकतंत्र पर बल, जो कि तानाशाही खत्म हो गई तो अब रहेगा क्या, स्वाभाविक बात है लोकतंत्र पर बल। तानाशाही खत्म हो गई, उपनिवेशवाद तो खत्म होना ही है, क्योंकि 1950 के दशक में बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। चाहे आप कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों एक ही है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, और बहुत सारे देश जो इस दशक में आज़ाद हुए, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यहाँ पर होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और सैन फ्रांसिस्को या वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, इन तीनों में से आपको बताना है जैसे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन यहाँ तक वीडियो को देखता है, कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो गूगल से सर्च मारो या कहीं से मारो, लेकिन मुझे बताओ। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पैरा में भी आप यही लिख सकते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है विश्व शांति के लिए, और विश्व शांति के इसके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज विश्व के 194 से ज़्यादा देश शांतिमय वातावरण में जी रहे हैं, और विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अरे भैया, अगर आप एमए में आ चुके हो तो आपके पास थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से भी लिख सकें। यही कारण है कि मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे। इंग्लैंड तथा अमेरिका की सामुद्रिक शक्ति। इंग्लैंड को कहते हैं कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी सामुद्रिक शक्ति इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और अमेरिका की भी सामुद्रिक शक्ति बहुत बड़ी हो चुकी थी। जो इंग्लैंड 19वीं शताब्दी में सामुद्रिक शक्ति रखता था, वही सामुद्रिक शक्ति 20वीं शताब्दी में रखता था अमेरिका। जर्मनी का रूस पर आक्रमण एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इसमें उसे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं। हिटलर बहुत ज़्यादा गुप्त संधियां करता था, और कहीं ना कहीं उसकी यही हरकतें उसके परिणाम उसकी पराजय का कारण बनी। हालांकि इसका सही आंसर तो ये नहीं है कि हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं में आपको कुछ फैक्ट तो बताने होंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के लिए गए। इनके ज़्यादातर उपनिवेश से बहुत सारे युवा हथियारों के साथ लड़ने के लिए शामिल हुए, जिसके चलते ये हुआ कि इंग्लैंड की तरफ से पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि आधी दुनिया में तो इनका ही उपनिवेश फैला था। तो आधी दुनिया एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनके साथ खड़ी थी, और अगर कुछ साथ खड़े भी ना हुए तो वो इनका विरोध भी नहीं कर रहे थे, जिसके चलते ये केंद्रीय शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर थे। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब जापान जर्मनी की हार के बाद में अपने आप को बहुत ज़्यादा शेर खान समझने लगा था और बहुत ज़्यादा चढ़ रहा था, उसने पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का बंदरगाह है, वहाँ पर उसके हवाई जहाज़ों को, क्या बोल रहा हूँ यार, पानी वाले जहाज़ों को, शिप को उड़ाने का काम किया। तो उसके बाद में अमेरिका यहाँ पर कूद गया और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर ये साबित कर दिया कि वो अगली महाशक्ति बनने वाला है। सॉरी। यूरोप के अधिकृत देशों में जनता के छापामार संघर्ष। यूरोप के ज़्यादातर देशों में राष्ट्रवाद का उदय इस समय हो चुका था, और जो मित्र राष्ट्र के यूरोपीय देश थे, उनकी जनता ने भी विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, और जनता ने छापामार पद्धति के जरिए केंद्रीय शक्ति के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया और यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व लोकमत का जर्मनी के विरुद्ध होना। क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि आप 2-4 लोगों के खिलाफ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर पूरा झुंड ही आपके खिलाफ हो गया तो आपके साथ में मॉब लिंचिंग होना बहुत आम बात है। यानी कि सब मिलकर आपकी बहुत ज़्यादा कुटाई करेंगे और सामूहिक हिंसा आपके साथ में होगी। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर जर्मनी के साथ में। इस वीडियो के दौरान हुई छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आप सभी को इस बात के लिए आभार और धन्यवाद कि इतने बड़े वीडियो को भी आपने पूरे सब्र के साथ देखा और कुछ बेहतर सीखा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फ्रेंटिस मलफोर्ड कहते हैं, अपने दिमाग से लगातार संपर्क बनाकर रखें। साहस और हिम्मत के बारे में सोचेंगे तो ये आपके पास खींचे चले आएंगे। सेहत के बारे में सोचेंगे तो वो भी मिलेगी। आप जैसा सोचेंगे वैसे आपके विचार बनेंगे, जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा आप बन जाएंगे। सब कुछ आपके सोचने पर निर्भर है, इसीलिए अच्छा सोचिए तो आपके साथ अच्छा होगा। आप ये सोचिए कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट नोट हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।